हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं होम साइंस में पूछे गए ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप जानते हैं, जैसे हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रीवियस ईयर पेपर अभी सॉल्व किया, तो उसमें आपने एक अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि किस पैटर्न में और किस लेवल तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम का जो लेवल है उसको अगर आपने कवर अप कर लिया तो आप आराम से LTGIC जैसे एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, क्योंकि लगभग 40 से 50% तक का अगर आप बात करें तो यूजीसी नेट जैसे ही प्रश्न आपको उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि LT और जो आपका यूजीसी नेट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप जानते हैं सिलेबस लगभग सिमिलर ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर अगर आप देखेंगे वो आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर हम बात करें तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं LTGIC की या दिसंबर अटेम्प्ट के लिए यूजीसी नेट की, तो जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़रूर आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं हर तरीके के प्रश्नों को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हों या आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स की। आज मैं स्पेशली इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आज के जो क्वेश्चन हैं वो लेंदी हैं, मतलब आपको प्रॉपर समय लगेगा क्वेश्चंस करने में। और ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने जैसे आपको थंबनेल में भी मेंशन किया है कि यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और LTGIC में आपको हेल्प करेगा। हो सकता है मे बी अगर आप बात करें तो TGT PGT लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन जो TGT PGT वाले स्टूडेंट है इस क्लास को ज़रूर देखें। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज जो हम एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा। ये सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा मानना बस इतना है कि आप लगातार बस क्लास करते रहिए, आपको फ़ायदा मिलना चाहिए उससे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, लीलन की खेती से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला है आपका, लीलन के पौधे के लिए गहरी, अच्छी, उपजाऊ और अच्छी तरह से हल द्वारा जोते गए जमीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा है, लीलन के बीज अप्रैल व मई में बोए जाते हैं। तीसरा है आपका, पौध को सीध में होने के लिए 1 वर्ष की आवश्यकता होती है। और चौथा है आपका, अगस्त के अंत तक इसका रंग भूरा हो जाता है। तो अगर आपने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, आपको इनमें से चूज करना है, 1 सही 2 सही जो भी है आप बताइएगा कितने करेक्ट है। ये देखिएगा नीचे स्टेटमेंट है ओनली 1, ओनली 2 एंड 3, सी है 1 2 एंड 4 और डी है सभी सही हैं, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बताइएगा। अब आप ही सोचिए कि ऐसे क्वेश्चन क्या केवल आप प्रैक्टिस के माध्यम से कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप लीलन की खेती के बारे में, लीलन के बारे में अगर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नहीं है, थ्योरेटिकली अगर हम बोले थ्योरी चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ी हैं, तो शायद आपको यहाँ से राइट आंसर चूज़ करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि थ्योरी पढ़ना भी ज़रूरी है, केवल मात्र प्रैक्टिस से नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है, हम ये नहीं कह रहे हैं प्रैक्टिस नहीं चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी अगर थ्योरी है तो आप बहुत अच्छे से मतलब आइडेंटिफाई कर पाते हैं आंसर को। चलिएगा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ अगर स्टूडेंट हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, लीलन के पौधे के लिए गहरी, अच्छी, उपजाऊ और अच्छी तरह से हल द्वारा जोते गए जमीन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसके साथ लीलन के बीज अप्रैल व मई में बोए जाते हैं, ये कथन भी आपका सही है। एंड फोर्थ है, अगस्त के अंत तक इसका रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। ये आपका 4 ऑप्शन भी सही है। जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो आपका गलत है कि पौधे को सीध में होने के लिए 1 वर्ष की आवश्यकता होती है, ये गलत है, ठीक है। आपका 1 2 एंड जो आपका 4 है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि जैसे आपके जो लीलन है वो क्या है, लीलन के बारे में क्वेश्चन आता है। तो जैसे लीलन क्या है भाई, एक प्राकृतिक रेशा है, नेचुरल फाइबर्स है। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लीलन
के जो कपड़े हैं उनकी विशेषता क्या है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं भाई हम पेपर देते हैं तो लीलन के कपड़े की आपकी विशेषताओं से रिलेटेड ऐसे ही स्टेटमेंट के थ्रू आपसे पूछ लिया जाता है। सो उसको भी अगर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो आप थोड़ा सा रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी है बाय द वे कभी आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो लीलन के कपड़े की जो आपकी विशेषता है उसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नमी सोखने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो जो आपके कपड़े हैं वो जल्दी सूख भी जाते हैं और गर्मियों में थोड़ा सा ठंडक का एहसास ज़्यादा होता है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मे बी अगर कभी आपसे इस तरीके से भी प्रश्न पूछे तो आप आंसर दे पाएँ। बाकी जो राइट आंसर है वो हमने बताया, आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊन से रिलेटेड आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चंस है। सो आज आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे वो थोड़ा लेंदी ही होंगे, जिस हिसाब के आपके असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो घबराइएगा नहीं, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सो पहला है ऊन एक प्रकार के रासायनिक तत्व से बना होता है जिसे कैरोटीन कहते हैं, ठीक है। दूसरा है साधारण ऊन के रेशे 2 या 3 परतों के बने होते हैं। तीसरा है आपका ऊन के तंतु में गंधक पाया जाता है। चौथा है ऊन का तंतु कुचालक होता है, इसलिए सर्दी के मौसम में पहनने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये स्टेटमेंट आपके दिए हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको चूज करना है। क्या सभी सही हैं या इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। ध्यान से क्वेश्चन को, चाहे आप 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से पढ़िए और फिर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है उसका आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा। ठीक है, अभी जो झारखंड का फॉर्म निकला हुआ है उसको भी होम साइंस वाले स्टूडेंट डाल सकते हैं, ठीक है। बताइएगा। एक क्वेश्चन वैसे अक्सर पूछा जाता है कि जलने पर बाल जैसी गंध किस पे आती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में पूछा गया था कि जलने पर, ठीक है, बाल जैसी गंध किस पर आती है। आपके ऑप्शंस में दे दूं, ऊन है, कपास है, रेशम है और एक ले लीजिए लिनन ले लीजिए, ठीक है। तो इनमें से बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हालांकि पूछा गया था, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है तो आप आराम से आंसर दे दोगे। बताइएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके जो करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट आपका क्या होगा, वो आपका होगा पहली बात तो साधारण ऊन के रेशे 2 या 3 परतों के बने होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ऊन के तंतु में गंधक पाया जाता है। एंड जो 4 ऑप्शन है, ऊन का तंतु कुचालक होता है इसलिए सर्दी के मौसम में पहनने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी 2, 3 एंड 4 इसके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। सो 2, 3 एंड 4 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन आपका है बी, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसको कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। आप कमेंट करने में बहुत डरते हैं लग रहा है। कमेंट में अगर आप बताएंगे तो मुझे भी लगेगा कि आप पार्टिसिपेशन अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। जब आप क्वेश्चन आंसर देते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें और क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि बच्चा इन्वॉल्व हो। बताइएगा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्लोरीन व हाइड्रोक्लोराइड्स ऊन के लिए हानिकारक होती है। दूसरा है ऊनी वस्त्र को ब्लीचिंग पाउडर से नहीं धोना चाहिए। तीसरा है ऊन को अम्ल के हल्के घोल में धोया या रंगा जाता है। और जो आपका फोर्थ है वो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट से ऊनी वस्त्र धोने से उपयोगी सिद्ध होते हैं। देखिएगा ध्यान से और बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट होगा वो क्या होगा। नीचे आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं ऑप्शंस, बताइएगा क्या सभी स्टेटमेंट सही हैं या इनमें से 3 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है, बताइएगा।
क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सो पहले से प्रिपेयर रहिएगा। इजी, मॉडरेट और टफ हर तरीके के प्रश्न इंक्लूड किए जाते हैं हमेशा पेपर को बैलेंस करने के लिए। सो इस तरीके के प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिल सकते हैं। बताइएगा स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लोरीन व हाइड्रो आपके क्लोराइड्स ऊन के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक तरीके से ऊन को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो आपका जो ऊनी वस्तु को ब्लीचिंग पाउडर से नहीं धोना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये याद रखिएगा। और अगर बात करें आपके नेक्स्ट आंसर की, तो वो आपका होगा ऊन को अम्ल के हल्के घोल में धोया या रंगा जाता है। ठीक है, ऊन को अम्ल के हल्के घोल में धोया या रंगा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट से ऊनी वस्त्र धोने से उपयोगी सिद्ध होता है। यहाँ पे पोटेशियम जो आपका परमैंगनेट है वो ऊन को एक तरीके से नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ऊन क्षार में घुल जाता है लेकिन हल्के अम्ल को सहन करता है। तो यहाँ पे जो आपका 4 ऑप्शन है वो आपका गलत है, बाकी 1, 2 एंड 3 आपके करेक्ट आंसर हैं। 1, 2 एंड 3 आपके ऑप्शन ए में हैं, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। भारतवर्ष में पोषण संबंधी निगरानी के लिए आंकड़े निम्नलिखित संस्थाएं देती हैं। तो कुछ संस्थाओं के नाम हैं, उनमें से आपको बताना है कि भारतवर्ष में पोषण संबंधी जो निगरानी के लिए आंकड़े कौन सी संस्थाएं देती हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं NFHS, बी है आपका CPWD, सी है आपका NSSO, डी है आपका FSSAI जिसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, और आपका ई है CBHE। मैं इसका फुल फॉर्म भी आपसे डिस्कस करूंगी और हम ईयर भी देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके ईयर वाइज भी आते हैं, फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं। वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। फिलहाल बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, नीचे कोड दिया हुआ है, यानी 3 ऑप्शन है इसमें से जो आपके करेक्ट हैं उनमें से आपको चुनना है। बताइएगा भारतवर्ष में पोषण संबंधी निगरानी के लिए आंकड़े निम्नलिखित संस्थाएं देती हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं उनके नाम आपको बताने हैं। यहाँ स्टूडेंट अगर हम बात करें, आई होप आपने अपना अपना आंसर दे दिया होगा। तो यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा वो पहली बात तो आपका होगा ऑप्शन ए, यानी NFHS। ठीक है, देन आपका ऑप्शन सी यानी NSSO, एंड आपका जो ऑप्शन ई है वो आपका सही होगा CBHI। ठीक है, तो A, C एंड E आपके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इनके फुल फॉर्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके NFHS के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ एंड आपका सर्वे। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट, आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि लिखने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण। ओके, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और ये फर्स्ट टाइम कब किया गया था, तो 1992 से 93 में ये हुआ था सबसे पहले। एंड इसका वर्क क्या है स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो आपके NFHS का जो आपका काम है वो है मातृ और शिशु मृत्यु दर, या जो प्रजनन स्वास्थ्य है और जो स्तनपान वाली महिलाएं हैं उनकी स्थिति सुधारना, साथ में अगर बात करें तो एनीमिया और परिवार नियोजन, ये जो है इसका डेटा देना। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपका कौन काम करता है, NFHS करता है, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया हो। कई बार देखो फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न आते हैं ना, तो आप इसको और इसकी जो ईयर है उसको मेंशन जरूर कर लीजिएगा। देन बात करें आपके CPWD के बारे में,
तो जो आपका CPWD है यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ठीक है। और जो ये इस्टेब्लिश हुआ वो 1854 में हुआ है। इसका ईयर नोट डाउन कर लीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित किया गया था ये। तो भारत सरकार की सभी जो भी इमारतें हैं, आवासीय कॉलोनियां हैं और जो आपके सरकारी दफ्तर हैं, उनका निर्माण और रखरखाव करने का जो ये काम है, ये आपका CPWD करता है। ओके, देन अगर हम थर्ड की बात करें, आपका NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस, ठीक है। तो ये आपका है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। इसका ईयर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1950। तो ये एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो आपका NSO है, इसका ही एक हिस्सा माना जाता है। तो ये पूरे इंडिया में सामाजिक आर्थिक स्थिति, जो रोजगार है, जो शिक्षा है, गरीबी है और जो कृषि संबंधी जो आंकड़े हैं, उसको एकत्रित करने का काम आपका NSSO करता है, जो कि आपके NSO का ही एक हिस्सा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें FSI की, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और आपका मानव प्राधिकरण, ठीक है। तो ये हिंदी में बोलते हैं और ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 2006 में। इसका आप ईयर याद रखिएगा। तो 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया था, ये स्थापित किया गया था। काम क्या रहता है स्टूडेंट इनका काम ये होता है कि जो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा है और मानक है, उनको निर्धारित करने का एक तरीके से काम करता है। यानी जो पैक्ड फूड हैं उन पर FSSAI का लाइसेंस या लोगो लगाना, ठीक है, लोगो देना एक तरीके से। जो मिलावट वगैरह हो रही है, जो नकली खाद्यान्न हैं, उनकी रोकथाम की जाती है। जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, तो ये सारा काम किनका होता है? FSI का होता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें आपके CBHI के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये जो आपका स्थापित हुआ था, ये आपका 1961 में, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि भारत में जो स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े हैं उनको एकत्रित करना और प्रकाशित करना। तो नेशनल हेल्थ आपका जो प्रोफाइल है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NHP यानी नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, ये जारी करता है। और इसके साथ साथ ये भी देखता है कि जो स्वास्थ्य सूचकांक हैं, जो मृत्यु रोग संबंधी जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, उनको भी रिकॉर्ड करने का या रिकॉर्ड रखने का काम ये आपका CBHI करता है। देखिएगा, मैं जब ये आपको PDF प्रोवाइड करूँगी स्टूडेंट, तो मैं इस पे आपको नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके जो फुल फॉर्म है वो भी मैं आपको ऐड करके दूंगी, ताकि ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे। तो इसलिए अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको फ्री PDF प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसके सारे फुल फॉर्म, ईयर वाइज सारी चीज़ें मैं मेंशन करके दूंगी, सो डोंट वरी, ठीक है। अगर आप अभी नोट डाउन नहीं कर पाए हैं सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, मैंने इसका आपको राइट आंसर बताया है, आपका A, C एंड E आपका इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। A, C, E आपके ऑप्शन सेकेंड में है, सो ऑप्शन आपका जो सेकेंड है वो आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया और ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी UGC नेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछा गया है कि आहार आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व प्रभावी विधियां हैं? आहार आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व प्रभावी विधियां हैं? आपके ऑप्शंस हैं 24 घंटे अनुस्मरण विधि, B है डुप्लीकेट नमूना विधि, C है भोजन आवृत्ति प्रश्नावली, D है खाद्य वजन विधि और E है भोजन बैलेंस शीट। नीचे कोड दिए हुए हैं, आपको चुनना है। इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके करेक्ट होंगे। तो E तक है, आपको 3 ऑप्शन इसमें से चूज करना है। बताइएगा आहार आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व प्रभावी विधियां हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं, मैं नीचे भी कर देती हूँ। इन ऑप्शंस को भी आप ध्यान से देख लीजिए, फिर बताइएगा इसका जो आपका राइट आंसर जाएगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें
क्वेश्चन नंबर 5 के करेक्ट आंसर की। सो सबसे पहला आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24 घंटे अनुस्मरण विधि, ठीक है। उसके साथ साथ आपका होगा ऑप्शन सी यानी भोजन आवृत्ति प्रश्नावली, और आपका होगा भोजन बैलेंस शीट, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई आपके करेक्ट आंसर हैं, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए, सी एंड ई आपके राइट आंसर एक बार फिर देख लीजिए। 24 घंटे अनुस्मरण विधि, उसके साथ साथ आपका भोजन आवृत्ति प्रश्नावली और भोजन बैलेंस शीट, ये आपका राइट आंसर था। चलिए अब बात करते हैं आपके लिवर सिरोसिस रोग के बारे में। तो लिवर सिरोसिस के रोगी में लक्षणों की प्रगति को सही क्रम में लगाइए। तो आपको इसको सही क्रम में अरेंज करना है, देखिएगा। तो सबसे पहले है आपका पीलिया, बी है लौह तत्व की कमी से होने वाला एनीमिया, सी है पाचन संस्थान में रक्तस्राव, डी है इसोफेजियल वेरिसिस, ई है जी मिचलाना, उल्टी और भूख न लगना, एंड आपका एफ है एडिमा और एसाइटिस। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शंस आराम से दिखाई दें। आई होप आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। चाहे तो क्वेश्चंस लिवर सिरोसिस पहले देख लीजिए, ऑप्शंस को मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। बताइएगा, इनके लक्षणों को आपको क्रम में अरेंज करना है। नीचे आपके कोड भी दिए हुए हैं, बताइएगा इसको कैसे अरेंज करेंगे आप, बताइएगा। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे इसको अरेंज करें, ठीक है, सीक्वेंस में, तो जो आपका लिवर सिरोसिस के रोगी हैं उनके लक्षणों को हम अरेंज कर रहे हैं। तो लक्षण में सबसे पहले आपका होगा जी मिचलाना, उल्टी और भूख न लगना, ये पहला आपका है, ठीक है। देन उसके बाद आपका होगा पीलिया, सेकेंड नंबर पे आएगा। देन उसके बाद एडीमा और एसाइटिस होगा, थर्ड नंबर, ठीक है। देन उसके बाद आपका होगा पाचन संस्थान में रक्तस्राव, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। देन उसके बाद आपका होगा इसोफेजियल वेरिसिस, ठीक है, आपका ये फिफ्थ नंबर पे होगा। एंड देन उसके बाद आपका होगा लौह तत्व की कमी से होने वाला एनीमिया, तो ये आपका 6 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने आपको फिर से बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले होगा जी मचलाना, उल्टी और भूख न लगना, देन आपका पीलिया, देन उसके बाद एडीमा और एसाइटिस, उसके बाद आपका होगा पाचन संस्थान में रक्तस्राव, देन इसोफेजियल वेरिसिस, और लास्ट में आपका होगा लौह तत्व की कमी से होने वाला एनीमिया, ठीक है। तो देखिएगा ये ऑप्शंस कहाँ पे सही है आपका, ई, ए के बाद आपका एफ के बाद सी, डी एंड बी। तो ये आपका ऑप्शन सी में है। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आपका लीवर सिरोसिस रोग है, इसका कारण जो आपका मेन है ये भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा शराब पीने से भी हो जाता है, फैटी लीवर की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अगर आपने बहुत विषैले जो दवा मतलब विषैले रसायन या दवाइयों का बहुत ज़्यादा असर हो गया तो भी ये हो सकता है रोग। लक्षण जैसे मैंने आपको उस पर दिखाए, भाई पीलिया वगैरह तो है ही, पेट व पैर में सूजन भी आ जाता है। कई बार ये होता है पीलिया की कंडीशन में कंफ्यूजन भी होती है, मतलब एक तरीके से भ्रम की स्थिति हो जाती है, खून की उल्टी भी होती है। इसका देखो मेन उपाय स्टूडेंट यही है, हेल्दी डाइट, ठीक है। लो फैट हाई प्रोटीन का यूज करो, आराम से इस रोग से कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न नेत्र संबंधी लक्षणों की प्रगति को सही क्रम में लगाइए। और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में कई बार रिपीट हुआ है और हूबहू वैसे का वैसा, कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले। सो यहाँ पे अगर हम बात करें इसको तो आप रट ही लीजिए, ये मैं कहूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार यूजीसी नेट में एग्जाम में देखा था कि विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाले नेत्र संबंधी जो लक्षण हैं उनको आपको अरेंज करना है, वो भी क्रम में, ठीक है। सो देखिएगा आपके जो ऑप्शंस दिए हैं वो हैं आपके कंजक्टाइवल जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस, थर्ड है आपका रतौंधी, फोर्थ है कॉर्नियल स्कोर और फिफ्थ है आपका केरेटोमलेशिया। बताइएगा इसको आप कैसे अरेंज करेंगे, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाले नेत्र संबंधी जो आपके रोग हैं।
आज की क्लास आपको अच्छी लग रही हो, आपके लेवल के क्वेश्चन आपको दिख रहे हो तो लाइक कर सकते हैं। वैसे मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे एक और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर चीज़ें करूँ। ठीक है, टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट परेशान नहीं होंगे, उनके लिए मैं स्पेशल मैराथन क्लास लाऊंगी जिसमें हम हर तरीके के प्रश्न को इंक्लूड करेंगे और हर एक जो टॉपिक है आपका वो भी इंक्लूड होगा। सो डोंट वरी, हम हर तरीके के प्रश्न करने वाले हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। और स्पेशली होम साइंस के हम हैं तो होम साइंस का ही डिस्कस करेंगे। बताइएगा जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा। विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाले जो नेत्र संबंधी आपके लक्षण हैं उनका आपको क्या लगाना है, क्रम लगाना है। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले आपका क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका होगा रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा रतौंधी, देन उसके बाद आपका आएगा कंजक्टाइवल जीरोसिस सेकेंड में, देन उसके बाद आपका होगा कॉर्नियर जीरोसिस। ठीक, देन आपका होगा कॉर्नियर स्कोर, नहीं ये नहीं होगा, केरेटोमलेशिया होगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, केरेटोमलेशिया, और लास्ट में आपका होगा कॉर्नियर स्कोर। ठीक है, ये आपका 5th नंबर पे आएगा। यानी मैं फिर से आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आपका रतौंधी आएगा। रतौंधी से आप पहचान सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपको क्या लगाना है, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी के बाद आपका होगा कंजक्टाइवल जीरोसिस। ठीक है, और ये कंजक्टाइवल जीरोसिस और कॉर्नियल जीरोसिस का देखो ये बड़ा है तो ये पहले आ रहा है, कॉर्नियल छोटा लग रहा है वर्ड तो ये बाद में आ रहा है। तो ऐसे आप एलिमिनेट करके मतलब एक तरीके से अरेंज कर सकते हो, अगर मतलब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये सेकेंड में आएगा, देन ये आपका कॉर्नियर जीरोसिस आपका 3rd में आएगा। देन उसके बाद जैसे मैंने बात की आपका केरेटोमलेशिया एंड देन आपका कॉर्नियर स्कोर आपका 5th नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से आपका क्या लगेगा, पूरा क्रम लगेगा। तो आपका 3rd, आपका 1st, 3rd 1st कहाँ पे है, दोनों जगह है। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड आएगा, सेकेंड भी आपका दोनों जगह है, देन फिर आपका 1st ही हो जाएगा। ये आंसर आपका है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट से हैं, कथन है। ठीक है, ए और आर वाला। तो पूछा गया है कि मधुमेह के आहार में जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। जटिल कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ये क्वेश्चन भी आपका यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, बताइएगा। यानी डायबिटीज़ की बात हो रही है जिसे हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं। बताइएगा इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है या दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। बताइएगा इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। तो जानते हैं कि भाई मधुमेह एक मेटाबॉलिक रोग है जिसमें क्या होता है, जो शरीर है तो उसका जो ब्लड शुगर है यानी जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। मतलब एक तरीके से इंसुलिन की जो कमी हो जाती है वो आपका टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। वहीं इंसुलिन जो काम करना बंद कर देता है तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। तो मतलब टाइप 1 एंड टाइप 2 दो प्रकार की होती है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके करेक्ट आंसर की, सो आपका जो स्टेटमेंट पहला है यानी मधुमेह के आहार में जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने की सलाह दी जाती है, सो ये आपका राइट है। उसके साथ साथ जटिल कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, सो आपका ये सही होगा। देखो यहाँ अगर स्टूडेंट हम मधुमेह की बात करें तो मधुमेह के लक्षण क्या हो सकते हैं, जैसे बार बार पेशाब का आना, बार बार आपको प्यास लगेगी, है ना। और हो सकता है ये भी आपको लक्षण दिखाई दे कि आपका जो वेट है हो सकता है कहीं आपको लगे कम हो गया, कहीं लगेगा आपको बहुत बढ़ गया है। घाव भी बहुत देर से भरते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे आपके लक्षण हैं। वहीं अगर हम बात करें बचाव के लिए उपाय क्या है, भाई इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई रेगुलर एक्सरसाइज मतलब नियमित व्यायाम करना, आपके संतुलित भोजन करना,
टेंशन थोड़ा सा इसमें हम अगर कम लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं जो बचाव के लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट, भाई संतुलित आहार का सेवन करने के लिए तो आप किसी भी रोगी में कहिए तो अगर संतुलित आहार का सेवन करिए तो चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं, है ना। और नियमित व्यायाम ज़रूरी है। टेंशन से कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं तो टेंशन नहीं लेनी है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो अतिसार के रोगी को प्रोबायोटिक से आहारी हस्तक्षेप करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। और स्टेटमेंट सेकंड है आपका, प्रोबायोटिक की प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ आंतों में सूक्ष्म जीवों को परिवर्तित करते हैं। तो बताइएगा इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर स्टूडेंट क्या होगा, बताइएगा। तो यहाँ स्टूडेंट अगर हम बात करें 9 के करेक्ट आंसर की, सो जो स्टेटमेंट पहला है कि अतिसार के रोगी को प्रोबायोटिक से आहारी हस्तक्षेप करने की सलाह दी जाती है, तो ये आपका करेक्ट है। उसके साथ साथ जो स्टेटमेंट सेकंड है कि प्रोबायोटिक के प्रचुर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ आंतों में सूक्ष्म जीवों को परिवर्तित करते हैं, सो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तेल एकल असंतृप्त वसा अम्ल के अच्छे साधन हैं, ठीक है, MUFA। तो आपके कौन कौन से हैं, नारियल का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल और लास्ट है आपका सैफफ्लावर का तेल। तो नीचे कोड दिए हुए हैं, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो आपका राइट आंसर है सरसों का तेल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, और उसके साथ साथ आपका होगा ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। तो यहाँ पे एक सेकेंड रुकेगा, सरसों का तेल और आपका जैतून का तेल, ये आपके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। यानी आपका सेकेंड और थर्ड आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपके UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेशनल लेवल के क्वेश्चन हैं, जो आपके ऐसे ही इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो यानी अगर आप इस तरीके के प्रश्नों की लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो चाहे आप किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे भी आपको मदद मिलेगी, चाहे झारखंड, इवन अगर मैं और कहीं की भी बात करूँ तो भी आपको हेल्प मिलेगी। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरीके से प्रिपरेशन करें जिससे आपको, देखो जब हम हाई लेवल के पेपर की प्रिपरेशन करते हैं ना तो लो लेवल के एग्ज़ाम ऑलरेडी हमारे क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। सिर्फ मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही हूँ, हम थ्योरी क्लासेस भी कर रहे हैं। तो जो आप क्लासेस नहीं देख रहे हो तो थोड़ा सा समय निकाल के, चाहे स्पीड बढ़ा के ही देख लो, लेकिन देखो ज़रूर, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है 2025, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम लाइन अप हैं, लगातार कोई ना कोई वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, चाहे अपने स्टेट में हो चाहे अदर स्टेट में हो, मिल ही रही हैं। और होम साइंस वालों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। सो प्लीज़ बी फोकस, अगर 2025 में एक जॉब लेनी है तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। और बहुत अच्छा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री मटेरियल्स प्रोवाइड होते हैं, बैचेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। सो आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ज़रा सा भी हेल्प मिली हो मेरे इस सेशन के द्वारा तो मेरे चैनल से हमेशा बने रहें, मतलब जुड़े रहें जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता। जब आप जॉब पा जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।